हिमालय पर्वत श्रृंखला का तांडव फिर एक बार देखने को मिला। ग्लेशियर टूटने से कई लोग लापता और कई लोगों की मौत हो गई। तबाही का ऐसा मंजर मानो 2013 का डर, सिहरन, अफरा तफरी और वो खौफनाक मंजर सामने नजर आया। जी हां, नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में आई त्रासदी की, जिसमें उत्तराखंड में तबाही ही तबाही हुई है और दिख रही है हर ओर बर्बादी के निशान, क्योंकि उत्तराखंड के चमोली जैसे ही ग्लेशियर फटा और पहाड़ों से बहता पानी नीचे उतरा तो वो रास्ते में आने वाले हर चीज को चीरता चला गया। इस आपदा में उत्तराखंड के चमोली और तपोवन में काफी नुकसान हुआ है। सैकड़ों लोगों के बहने की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, तो वहीं जिस जगह आपदा आई है वहां रेस्क्यू ऑपरेशन भी तेजी से जारी है। तपोवन में सुरंग में फंसे 16 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। उत्तराखंड की त्रासदी पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है, उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जल का तांडव, ऐसा मंजर जो रूह कपाता। पहाड़ों से मानो पानी नहीं प्रलय आ रही है, जो रास्ते में आने वाली हर चीज बहता हुआ ले जा रहा है। उफनती नदी का तांडव देख दिल सहम जाता है। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के चमोली की, जहां ग्लेशियर फटने के बाद ये प्रलय देखने को मिली, जिसने 2013 की केदारनाथ आपदा की याद दिला दी। जोशीमठ के आसपास एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। कुछ लोगों की हताहत होने की भी प्राथमिक सूचना हमें मिली है। एनडीआरएफ की 3 टीमें वहां पहुंच गई है। बाकी की टीमें दिल्ली से फ्लाई कर उत्तराखंड की ओर जाने के लिए तैयार हैं। कुछ ही समय में वो पहुंचेंगे। चमोली में ग्लेशियर फटने से इलाके में ऐसी आपदा आई है कि हर ओर बर्बादी के निशान दिखाई दे रहे हैं। कई गांव बह गए, कई घर टूट गए और सैकड़ों लोग जल में समा गए। हालांकि इस आपदा से कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन अभी बाकी है। हम जो एनटीपीसी का तपोवन में जो पावर प्लांट था उनके मैनेजमेंट से पता कर रहे हैं। सस्पेक्टेड है कि अराउंड नॉर्मली वहाँ पे 100 वर्कर्स जो काम करते हैं, तो कुछ करीब 9-10 डेड बॉडीज रिवर से रिकवर कर ली गई हैं। बाकी के बारे में सर्च जारी है। वहाँ पे आईटीबीपी की टीम है और अभी आर्मी की टीम भी वहाँ पे पहुँचने वाली है। तो सारे के सारे मिलके सारे एजेंसीज मैक्सिमम लोगों को रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश जारी है। उत्तराखंड में 2013 की याद दिलाने वाली इस तबाही में रैणी गांव के पास डैम पूरी तरह से तबाह हो गया, तो वहीं तपोवन में एनटीपीसी के प्रोजेक्ट को बहुत नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, इलाके में चल रहे दूसरे कई प्रोजेक्ट को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और जो सैकड़ों मजदूर और वर्कर काम कर रहे थे वो भी बह गए। चमोली और उसके इलाके में जोशीमठ के आसपास बांध पर इम्पैक्ट हुआ है, वो ग्लेशियल आउटबर्स्ट के चलते हुआ है और ग्लेशियर ऋषिगंगा जो ट्रिब्यूटरी है उस पर आके गिरा है और उसके बाद ग्लेशियल फटने के बाद आगे जो ऋषिगंगा का जो हाइडल प्रोजेक्ट था वो इम्पैक्टेड हुआ है और उसके नीचे एक और भी बीआरओ द्वारा ब्रिज और साइडिंग बनाया जा रहा था, वो भी इम्पैक्ट हुआ है और जो अभी तक खबर है, और हो सकता है नीचे और इम्पैक्ट हो। पानी का मूवमेंट डाउन स्ट्रीम है और ऑब्वियसली डाउन स्ट्रीम अप टू हरिद्वार तक ही पानी आएगा, लेकिन क्या इम्पैक्ट होगा अभी कहना मुश्किल है। तपोवन में आई इस त्रासदी के बाद आशंका जताई जा रही है कि निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ग्लेशियर फटने के बाद जिस तेजी से पानी नीचे की ओर बह रहा है उससे नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके बाद उत्तराखंड के श्रीनगर, ऋषिकेश और हरिद्वार में अलर्ट जारी किया गया है।
बहुत दुखद घटना हुई है उत्तराखंड में। ये प्राकृतिक आपदा है और ऐसे में बिना समय गंवाए जैसे ही सूचना मिली तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से, हमारा शासन उत्तराखंड का सक्रिय हो गया। मुख्यमंत्री जी खुद वहां दौरे पर चले गए और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री जी आसाम में और गृह मंत्री जी ने यहां से, दोनों ने एक साथ वहां पर मुख्यमंत्री जी से और वहां के अधिकारियों से बात करके उत्तराखंड को ये आश्वासन दिया कि जो भी जरूरत पड़ेगी केंद्र सरकार वो सब कुछ करेगी। उत्तराखंड में आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से जारी है। एयरफोर्स, आर्मी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान ऑपरेशन में जुटे हैं और युद्ध स्तर पर जिंदगी के बचाव के लिए अभियान चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने से जो तबाही हुई है उसके निशान इंडिया न्यूज आपको लगातार दिखाता रहा है। साथ ही हम आप तक एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तपोवन में एनटीपीसी का पावर प्रोजेक्ट तबाह होने से कई लोग सुरंग के अंदर फंस गए थे, जिनका लगातार रेस्क्यू जारी है। सुरंग में फंसे लोगों को आईटीबीपी के जवानों ने जब रेस्क्यू किया तो बचाए गए लोगों की खुशी देखते ही बनती थी, क्योंकि लोग सुरंग में फंसे थे, उन्हें सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी। इसलिए जैसे ही उन्हें बाहर निकाला गया, जवानों ने ऑक्सीजन मुहैया करवाई। आपके टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें तपोवन टनल के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। सूत्रों के हवाले से खबर है लगभग 16 लोगों को बाहर निकाला गया है। आपके टीवी स्क्रीन पर जज्बे की वो तस्वीर कि आईटीबीपी के जवानों ने अंदर मलबे में फंसे टनल के अंदर के 16 लोगों को बाहर निकाल लिया है। आपके टीवी स्क्रीन पर जी हां, तबाही के मंजर के सामने ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं और वो ये कहती हैं, जिंदगी मिल गई दोबारा, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। आइए इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सीएम नौटियाल साहब। नौटियाल साहब दर्जा प्राप्त मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल हमारे साथ हैं। हमारे साथ जेकेएस परिहार साहब, रिटायर्ड मेजर जनरल, आप हमारे साथ हैं। हमारे साथ राकेश जायसवाल साहब, डिजास्टर मैनेजमेंट के आप एक्सपर्ट हैं, आप हमारे साथ हैं। और कृष्ण मित्र साहब, डिजास्टर मैनेजमेंट को आपने करीब से देखा है और उसको लेकर आपका अध्ययन बहुत काम का है। जी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं नौटियाल साहब के पास आऊंगा। नौटियाल साहब, अभी आपने, अगर टीवी आपके सामने है, आपने तस्वीरें देखी होंगी। एक तस्वीर जो मन में ये विश्वास जगाती है, भरती है कि जिंदगी मिल गई दोबारा। लगभग 16 ऐसे मजदूर जो कि तपोवन टनल में फंसे थे मलबे के भीतर, उन्हें आईटीबीपी के अथक प्रयासों से बचा लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर है। और इसके साथ साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अब अंधेरा हो गया है, राहत और बचाव कार्य में किस तरह की दिक्कतें आपके सामने आ रही हैं? देखिए, अभी 2013 की जो त्रासदी थी प्रकृति की, उससे अभी हमारे गांव भरे नहीं है उत्तराखंड के। एक एक बहुत बड़ा प्रहार प्रकृति का आज जो हुआ है, जोशीमठ के रैनी गांव के पास जो ग्लेशियर फटा है, और जो ग्लेशियर का जो पूरा प्रभाव पड़ा है वो पड़ा है तपोवन में ऋतुगंगा पावर प्लांट के ऊपर, जिसमें लगभग 150 से अधिक व्यक्ति अब भी लापता है। 16 को रेस्क्यू कर दिया गया है, 10 तो जो है सब मिल चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि आज जो ये त्रासदी हम पर आई है, ये अक्सर इसके हम अब आदी हो चुके हैं। उत्तराखंड के लोग इसके आदी हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर हर बार यही होता है। आज हम किसी तरह से बच गए तो ये यकीन नहीं कि कल का दिन भी हमारे लिए एक सुखमय दिन होगा, एक सौभाग्यशाली दिन होगा, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। अभी एनडीआरएफ की टीम और आईटीबीपी के जवान, साथ में एसडीआरएफ के लोग, ये पूरी तरह से पूरा प्रदेश, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी, उनकी पूरी टीम इस वक्त जोशीमठ पे पहुंच चुकी है कब की। ऊपर से जो माननीय मोदी जी और आपके अमित शाह जी लगातार कांस्टेंट उनके साथ संपर्क में हैं
और अपना पूरा सहयोग केंद्र कहता है कि हम आपको पूरी तरह से हम आपके लिए समर्पित हैं, आपको पूरा सहयोग 100% सहयोग केंद्र का आपके लिए मिलेगा। उम्मीद है कि जिस तरीके से ये त्रासदी हुई है, जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ है, लगभग मैं समझता हूँ 2 से 3 लाख क्यूसेक पानी जो है वो वहां से होते हुए नंदप्रयाग से होते हुए ऋषिकेश और हरिद्वार तक जाने की इसकी आशा है। और हमारी सरकार ने पूरी जो आर्मी और जितने भी एनडीआरएफ और जितने भी आईटीबीपी सब कुछ उस पर इस वक्त भी लगे, हालांकि अंधेरा है कि तो सब प्रयास पूरी तरह से लाइटें लगा के बड़ी बड़ी मशीनें जो प्रकाश देने वाली है वो लगा करके हमारा प्रयास है कि हम इसको रेस्क्यू कर सके अपने लोगों का, जो जहां फंसा हुआ है सुरंग में या कहीं पर भी उसको वो करे। ये ऐसा अवसर है जबकि पूरी तरफ से पूरा देश आज हमारे साथ है, ये हमको महसूस हो रहा है। ऐसी त्रासदी पर हमको महसूस है कि पूरा राष्ट्र हमारे साथ है, राष्ट्र की भावनाएं, राष्ट्र की संवेदनाएं हमारे साथ हैं। और पूरा जितना हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उत्तराखंड का, वो पूरे मुख्यमंत्री का जोशीमठ पहुंच चुका है। पूरी जितनी भी हमारी मशीनरी है सब उस स्थल पर पहुंच चुकी है। और जो गंगा पावर प्लांट में, ऋतु गंगा पावर प्लांट में जो अब ये सब कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो बहुत जोरों पर है। हमें पूर्ण विश्वास है। नौटियाल साहब, रात का अंधेरा आपको लगता है कि राहत और बचाव कार्य में दिक्कतें पैदा करेगा? बहुत ज्यादा दिक्कतें तो बहुत अधिक है, इसमें दो राय नहीं, बहुत दिक्कतें पेश करेंगी। किंतु हमारे पास जो भी साधन इस वक्त उपलब्ध हैं उन साधनों का हम पूरा प्रयोग, बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ी बड़ी लाइट के जनरेटर, बड़ी बड़ी फोकस लाइट, ये करके हम ऑपरेशन की तैयारी करें। फिर भी ये हम मानते हैं कि हमारी अपनी व्यवस्थाएं, हमें अपने लिमिटेशंस है ऐसे मौसम में, फिर भी हम प्रयत्नशील है कि अपने लोगों को अधिक से अधिक को हम इस मुसीबत से बाहर निकाल सकें। इसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 4 लाख का मुआवजा जो अभी वहां पे खत्म, जिन्होंने अपनी जीवनी वहां पे खत्म की है, उनके लिए उन्होंने मुआवजा का एक ऐलान किया है। ये तो चीज अलग है कि तो एक हमारे चीफ मिनिस्टर का, हमारी पूरी टीम का वहां पहुंचना, वहां के लोकल जन उसके लिए एक बहुत उत्साहवर्धक सिद्ध हो रहा है। जी, एक छोटा सवाल नौटियाल साहब, मुझे जानकारी मिली है कि आप केवल 7:30 बजे तक इस कार्यक्रम में हैं। एक छोटा सवाल और छोटा जवाब आपसे चाहूंगा, क्या आपको कोई जानकारी है कितने लोग लापता हैं और कितने लोगों की मौत हुई है? हालांकि 10 लोगों के मौत की पुष्टि कर दी गई है। नौटियाल साहब, लगभग 150 से ज्यादा अधिक लोग वो अभी लापता हैं, 150 और 200 के बीच में, और 10 के शव तो बरामद हो चुके हैं, 16 आदमियों को रेस्क्यू भी किया जा चुका है। अभी तक यही हमारे पास जानकारी है। जैसे जैसे जानकारी है ना आपको बताते चले जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहें हमारे साथ। मेहमान के रूप में गोपाल कृष्ण अग्रवाल बीजेपी से, मेजर जनरल JKS परिहार रिटायर्ड हमारे साथ हैं। हमारे साथ राकेश अग्रवाल, राकेश जायसवाल साहब और हमारे साथ कृष्ण मित्र साहब। सबसे पहले मैं गोपाल जी आपके पास आऊंगा, क्या जानकारी मिल रही है आपको आपकी सरकार से? उत्तराखंड में इस समय क्या हालात हैं और साथ साथ मदद को लेकर किस तरह की मदद उत्तराखंड पहुंच चुकी है? गोपाल जी, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी खुद कई बार बातचीत कर चुके हैं। गृह मंत्री जी ने अपना स्टेटमेंट अभी दिया है कि वो खुद भी जाने की बात कह रहे हैं कि वहां पे जाऊंगा, और जो CM साहब तो पहुंच चुके हैं। हमारे राष्ट्रीय अनिल बलूनी जी जो प्रवक्ता है, इंचार्ज है, उनका भी स्टेटमेंट आया। वह खुद भी वो भी उत्तराखंड से हैं, वह खुद भी इस बात पे पूरी तरह से इस कार्य को देख रहे हैं। NDRF की टीम पहुंच गई है। ये त्रासदी अनएक्सपेक्टेड और काफी विकट है, और जिस तरह से उत्तराखंड की स्थिति है और जिस तरह का वहां पे रोड्स वगैरह की प्रॉब्लम आती है आजकल, वैसे भी सारे रोड जोशीमठ तक तो वैसे ही सर्दी के दिनों में बंद हो जाते हैं। तो उन सबको देखते हुए विकटता तो है, लेकिन SDRF और NDRF की टीम है, वही रेस्क्यू कर सकते हैं, वही आगे बढ़ रहे हैं। और सरकार की तरफ से एयरफोर्स को भी, गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि मैंने एयरफोर्स को भी कह दिया है कि जिस तरह से भी सहायता की आवश्यकता हो, CM साहब जो बताएंगे कंटिन्यूसली, CM साहब क्योंकि
वहां पे पहुंच गए, वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, और वो वहां पे जा रहे हैं, तो वही लोग जिस तरह से बताएंगे केंद्र सरकार उन पे एक्शन लेगी। लेकिन पूरी तरह से इस आपदा के लिए उत्तराखंड सरकार के तरफ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी और जो वहां के जो हमारे पार्टी में जो उस संगठन उत्तराखंड के लोग हैं, वह लोग पूरी तरह से इसके लिए एक्टिवली कर रहे हैं कि सरकार के साथ क्या कोऑर्डिनेशन करना है। त्रासदी में सब देश भी साथ है, जो भी जरूरत होगी हम पूरी तरह से कमिटेड। जी गोपाल जी, आऊंगा आपके पास कुछ और सवालों के साथ। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल JK परिहार साहब। जब परिहार साहब, आपने डिजास्टर मैनेजमेंट को भी हैंडल किया है जब आप मां भारती की सेवा कर रहे थे। मेरा आपसे सवाल है कि आने वाले 24 से 48 घंटे, परिहार साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? परिहार साहब, इस समय आ रही है एक बड़ी खबर ये, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में नेवी के गोताखोरों को भी उत्तराखंड भेजा है, जिससे कि बेहतर तरीके से नदी में रेस्क्यू किया जा सके। इस वक्त की बड़ी खबर न केवल ITBP भारतीय वायुसेना बल्कि नेवी के नौसेना के गोताखोरों को भी उत्तराखंड भेजा गया। इस वक्त की बड़ी खबर। जनरल साहब मेरा आपसे सवाल है, NDRF के IG अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि रेस्क्यू ऑपरेशन, राहत और बचाव कार्य में अभी 24 से 48 घंटे और लगेंगे। जनरल साहब। जी हाँ, बिल्कुल। NDRF के DG साहब ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है, और मैं उस पर टिप्पणी करने के पहले मैं आपका आभारी हूं कि आपने निष्पक्ष और संतुलित और संयमित पत्रकारिता का वादा निभाया है, जो कि बहुत ही जरूरी है इसी आपदा में कि अफवाहें ना फैले। और मैं आपको निश्चित करना चाहता हूं, जैसे हम शाम को भी बात कर रहे थे, कि हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लानिंग है वो हर लेवल पे बिल्कुल बहुत बढ़िया चुस्त दुरुस्त है, और उसमें NDRF, लोकल जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट और आर्म फोर्सेस के तीनों अंग जो होते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और खास करके मेडिकल और इंजीनियर्स, वो इसमें सब पूरे लगे रहते हैं। और एक बात मैं आपको और भी बताता हूं जो आम जानकारी नहीं है, कि आर्मी में जो है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए दिल्ली से इंतजार नहीं होता है। जो लोकल यूनिट्स होती है, ब्रिगेड होते हैं, वो भी उस इलाके की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से अपना आपदा निबंधन का जो उनका मैनेजमेंट सिस्टम है उसको एक्टिव रखते हैं। तो इसमें क्योंकि ये टनल के अंदर फंसे हुए और ग्लेशियर से इतना पानी बाहर नदियों में बहा है, तो नेवल सपोर्ट देना बहुत ही अच्छा रहा है, और इसका जो है मैं इसका स्वागत करता हूं। रहा सवाल दूसरा, मैं जैसे पहले भी कहा है, ये टोपी मैंने आज लगाई है तो इसलिए नहीं कि मुझे ठंड लग रही है, ये मैं कह रहा हूं, बस 10 सेकंड ले रहा हूं कि प्रगति विकास देश के लिए जरूरी है, मगर प्रकृति और पर्यावरण और संस्कृति का निर्वाह हमें साथ में करना बहुत जरूरी है। उसको संतुलित करके ही हम आगे चल सकते हैं। जी हाँ, सामंजस्य जरूरी है। जैसा कि हम शाम 4 बजे के कार्यक्रम में बात कर रहे थे जनरल साहब, आपने कहा था कि पर्यावरण को लेकर अगर नुकसान हुआ है तो इस तरह की चीजें लगातार प्रकृति भी अपने तरीके से करती रहती है, जो कि एक बार फिर ये तांडव देखने मिला। जनरल साहब, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ कृष्ण मित्रू और राकेश जायसवाल साहब हैं। कृष्ण मित्रू साहब, मेरा आपसे सवाल है, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि हमें अभी अलर्ट की स्थिति न केवल आज की इस आपदा से निपटने की है, बल्कि ऐसा भी कहा जा सकता है, कुछ ऐसे वैज्ञानिकों ने कहा है कि कुछ और ग्लेशियर खिसक के सामने आ सकते हैं। तो आपको लगता है कि ये खतरा अभी आने वाले कुछ घंटों तक लगातार बना रहेगा? मित्रू साहब। जी मनीष जी, पहले तो जरा बैकग्राउंड साउंड कम करें। जो लोकेशन की जो रिकॉर्डिंग की आवाज है वो बहुत ज्यादा है पैनलिस्ट की, और आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। जी, पीसीआर मित्रू साहब की परेशानी दूर करें। जी अच्छा, जहां तक कि आपका सवाल है, उसमें मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये ग्लेशियर जो आते हैं ये कहीं कहीं आते हैं, हर एक जगह पे नहीं आते। एक बहुत ज्यादा बंद है अब, ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है साहब बैकग्राउंड में। ग्लेशियर्स जो ये प्रेजेंट ग्लेशियर है, ये एक ग्लेशियर आ चुका है, और मेरे हिसाब से इमीडिएट थ्रेट नहीं होगा, और अगर होगा भी तो बहुत कम इंटेंसिटी का होगा। अगर कोई और ग्लेशियर तो उसकी
अभी नहीं पॉसिबल है अनलेस के सर्वे की जाए अपर रीजन की, जहाँ कोई सैटेलाइट पिक्चर आए। तो मेरे हिसाब से फिलहाल इतनी पॉसिबिलिटी नहीं दिखती। मित्रों साहब, जिस तरह से राहत बचाव कार्य चल रहा है और एक खुश खबर आई है कि 16 मजदूर बचा लिए गए हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन रात का अंधेरा इस राहत बचाव कार्य के लिए सबसे बड़ी खलल के रूप में भी है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आईटीबीपी को बधाई देना चाहूंगा। उन्होंने जो काम किया है बहुत सराहनीय काम किया है और उनकी हर किस्म से। मित्रों साहब आपको मुझे रोकना होगा, इस वक्त आ रही है एक और बड़ी खबर। डीआरडीओ की टीम उत्तराखंड रवाना हो चुकी है। एवलांच एक्सपर्ट टीम उत्तराखंड रवाना। इस वक्त की बड़ी खबर, नौसेना के गोताखोरों के बाद अब डीआरडीओ की टीम भी उत्तराखंड के लिए रवाना हो चुकी है। एवलांच एक्सपर्ट टीम उत्तराखंड के लिए रवाना। इस वक्त की बड़ी खबर, नौसेना के गोताखोरों के साथ साथ डीआरडीओ की टीम भी उत्तराखंड के लिए रवाना हो चुकी है, जो कि एवलांच एक्सपर्ट होते हैं। यहां इस तरह के हिमस्खलन, ग्लेशियर्स के टूटने फटने की एक्सपर्टीज के साथ ये टीम उत्तराखंड की ओर रवाना हो गई। जी हां, हमारे साथ राकेश जायसवाल साहब है। राकेश साहब, नौसेना के बाद अभी जो खबर हमने ब्रेक की है, डीआरडीओ की टीम भी वहां पर आपदा प्रबंधन को देखने के लिए रवाना हो गई है। इस समय जिस तरह से एनडीआरएफ ने कहा है कि अभी कई घंटे लगेंगे, कई घंटे के मतलब 2-3 दिन का वक्त लगेगा राहत कार्यों को समझने और पूरी तरह से इससे निपटाने के लिए, आपको लगता है 2-3 दिन पर्याप्त हैं या ये और लंबा भी खिंच सकता है? राकेश जी। सर, मैं सबसे पहले तो उन लोगों को साधुवाद करूंगा और धन्यवाद कहूंगा एनडीआरएफ की टीम की, आईटीबीपी की टीम की, जो वहां दिन रात अपनी जान की परवाह किए बिना लगे हुए हैं। हाँ, और जैसा कि आपने जो क्वेश्चन किया है कि अभी 2-3 दिन और लगेगा क्या, इसके लिए मैं जरूर कहूंगा समझने के लिए कि पहले हमें उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को भी समझना बहुत जरूरी है। और जो लोग वहां डिप्यूट किए गए हैं, क्या वो उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति से पूरे हैं या नहीं है, उनके एक्सपर्टाइजेशन के ऊपर ये डिपेंड करेगा। ये अच्छी बात है कि केंद्र सरकार और पूरी तरीके से उसको टॉप प्रायोरिटी पे लेकर के इस रेस्क्यू, सर्च एंड रेस्क्यू के काम को कर रही है। और पानी का फ्लो रुक गया है, लगभग काफी डाउन हो गया है, तो निश्चित रूप से 2 और 3 दिन में हमको बहुत ही राकेश जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। राकेश जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं नौटियाल साहब के पास चलूंगा। नौटियाल साहब, मेरा आपसे सवाल है, क्या आपको लगता है अगर नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है या बढ़ेगा तो आपको पानी रिलीज करना होगा? ऐसे में पानी रिलीज करने के लिए हरिद्वार 11 फरवरी को पहला शाही स्नान है, इसको लेकर क्या तैयारियां और क्या हरिद्वार में बहने वाली मां गंगा को लेकर भी कोई अलर्ट जारी किया है? जी हाँ, आज पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही जो अभी कुंभ के लिए जो वो है, उसके लिए भी प्रशासन बड़ा वो है और प्रशासन प्रयास कर रहा है कि लोगों को वहाँ जो स्नान है उसके लिए उनको थोड़ा सा ये समझाए कि ये संभव नहीं हो पाया, इससे अगर दूरी रखें तो वो ज्यादा अच्छा उपयुक्त होगा। हमारा पूरा प्रयास है कि हम कुंभ का इस पे असर न पड़ने दें, क्योंकि हमको ये उम्मीद है कि जब तक ये पूरा जल सैलाब आएगा ऋषिकेश और हरिद्वार तक, तब तक इसका जो एक इफेक्ट है, इसका एक प्रभाव काफी हद तक कम हो चुका होगा। अगर ऐसा होता है तो फिर उसी प्रकार से हम जो अपने कुंभ में आने वाले यात्री हैं उनके ऊपर उनकी कार्रवाई अपना प्रारंभ करेंगे। किंतु अभी सबको इसके लिए अलर्ट कर दिया गया है। सभी जितने भी आपके अखाड़े हैं सबको बता दिया गया है कि आज की स्थिति इस प्रकार है और अगले 2 या 3 या 4 दिन तक स्थिति इसी प्रकार रहने वाली है। इस वक्त से आप अगर इस चीज से बच सकें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हमारा अभी तक प्रयास है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि लोग समझेंगे,
क्योंकि पर्वतों में तो हम पैदा होते ही इन मुसीबतों के साथ झूलना और जूझना सीखते हैं। ये पर्वतों की एक विशेषता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोग हमारे बात का, हमारी समस्याओं का ये समझेंगे। जितने भी हमारे संत लोग आते हैं, महात्मा आते हैं, जिन्होंने स्नान करना है, वो हमारी दिक्कतों को, हमारी परेशानियों को समझेंगे और हमारे जो हिदायतें हैं उनको मानेंगे। जी नौटियाल साहब, आप देश का सवाल में आज के लिए आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इंडिया न्यूज और इंडिया न्यूज की टीम इस आपदा के मौके पर आप सबके साथ है। जी हाँ, वक्त हो चला, आपका फिर एक बार स्वागत है। उत्तराखंड में आई आपदा पर केंद्र और राज्य सरकार ने मदद का ऐलान किया है। उत्तराखंड सरकार ने मृतकों के परिजनों की मदद के लिए 4 लाख रुपए मदद का ऐलान किया, तो वहीं केंद्र सरकार ने 2 लाख की राहत की घोषणा भी की है। उत्तराखंड के साहसी लोग के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बंगाल प्रार्थना कर रहा है, देश प्रार्थना कर रहा है। আমার প্রিয় মা, বোন, ভাই ও বন্ধুরা, মেদিনীপুরের এই পবিত্র মাটিতে আসতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। जोशीमठ के आसपास एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। कुछ लोगों के हताहत होने की भी प्राथमिक सूचना हमें मिली है। एनडीआरएफ की 3 टीमें वहां पहुंच गई है। बाकी की टीमें दिल्ली से फ्लाई कर उत्तराखंड की ओर जाने के लिए तैयार हैं। कुछ ही समय में वो पहुंचेंगे। आईटीबीपी के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं। पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया। एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वो भी ऑन वे हैं और वायुसेना को भी अलर्ट कर बचाव कार्य में लगाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। मैं उत्तराखंड की सभी निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देकर इस संकट से जल्दी उत्तराखंड बाहर आए और आम जनजीवन पहले की तरह शुरू हो जाए। इस दिशा में हमारे प्रयास है। मेडिकल फैसिलिटीज की दृष्टि से वहां पर आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेज के और हमारे जो स्टेट के डॉक्टर की सीएमओ स्वयं वहां पर कैंप किए हुए हैं। जिलाधिकारी वहां पर कैंप किए हुए हैं। एसपी वहां पर कैंप किए हुए हैं। और मेरे साथ यहाँ से डीआईजी गढ़वाल और कमिश्नर गढ़वाल, हम सब ने वहाँ का पहले हमने उसका एरियल सर्वे किया और उसके बाद रोड से हम रेणी गांव तक, जहाँ तक जाया जा सकता है, वहाँ तक हमने स्वयं साइट पर जाकर उसका जायजा लिया है। एसडीआरएफ की एक 60 लोगों की टीम विद इक्विपमेंट्स वहाँ पर पहुँच गई है। एक मोटरेबल पुल जो रेणी गांव में था, जो दोनों रेणियों को जोड़ने वाला था, और 4 अन्य छोटे पुल, झूला पुल हम उनको कह सकते हैं, वो क्षतिग्रस्त होने से ऋषिगंगा का जो दाहिना हिस्सा है उधर और धौली गंगा का जो एरिया है उसमें अभी बाई रोड अभी उसका संपर्क टूट गया है। जी हां, आपने सुना, राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र ने भी अपने मदद के हाथ आगे बढ़ाए और 4 लाख के साथ साथ केंद्र 2 लाख रुपए का भी मुआवजा देगा। आइए चलते हैं हम अपने पैनल की ओर। पैनल में हमारे साथ मेहमान के रूप में गोपाल कृष्ण अग्रवाल, हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल JKS परिहार साहब, राकेश जायसवाल साहब और कृष्ण मित्र साहब। सबसे पहले परिहार साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जनरल साहब, जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में इतनी बड़ी कैलामिटी, जैसे नैसर्गिक आपदा, त्रासदी,
ये सारी बातों के तहत राहत और बचाव कार्य में जनरल साहब किस तरह से बड़ी बड़ी मशीनों का जब वहां पहुंचना होता है, एक टनल नहीं, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि कई और टनल हो सकती है जहां पर लोग फंसे हो सकते हैं, तो बड़ी बड़ी मशीनों को किस तरह ले जाया जाएगा वहां पहुंचकर ये मलबे को हटाना। जिस वेग के साथ ये मलबा आया है, आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी आपदा है। हिमालय से पानी के वेग में जो मलबा आया है, ये अपने आप में बड़ी चुनौती होगी जनरल साहब। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। और जैसे हमारे एक माननीय पैनलिस्ट बोल रहे थे कि जो उत्तराखंड की जो लोकेशन जहां पर ये हुआ है जोशीमठ के आगे, ये काफी दुर्गम इलाके हैं और रोड वहां पर वैसे भी ये ठंडों के मारे बंद से रहते हैं, तो ऐसे उसमें तमाम राहत कार्यों को चलाना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। और ऐसे उसमें मैं समझता हूं कि एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। और खास करके उनके जो जैसे हमारे पास में चिनूक हेलीकॉप्टर है जो हैवी टैंक्स और बाकी क्रेन वगैरह ले जा सकते हैं, उनका इसमें उपयोग होगा, मैं ऐसा समझता हूं। इसके अलावा क्योंकि वहां पर पावर प्रोजेक्ट्स आसपास और भी चल रहे हैं, तो वहां से नियरेस्ट एरिया से भी जो है हैवी मशीन जो है वहां पर जाएंगी, ऐसा मैं समझता हूं। और किसी भी ऐसी आपदा के मैनेजमेंट का जो एक जो बेसिक प्रिंसिपल है। नहीं, आप अपनी बात पूरी करें जनरल साहब। जी मनीष जी, आप अपनी बात पूरी करें जनरल साहब। हाँ, इसमें मेडिकल एड जो हमको सबसे, जी हाँ कर रहा हूँ, मेडिकल सपोर्ट जो है वो सबसे पहले दिया जाता है। और यहाँ पर आर्मी का, आईटीबीपी का, एनडीआरएफ के और लोकल जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से उससे हमको प्राप्त होता है। दूसरी रिक्वायरमेंट होती है कि उनको फूड प्रदान हो, तीसरा शेल्टर का हो, और चौथा होता है कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन और रोड कम्युनिकेशन। तो ये एक ऐसी कार्रवाई है जिसमें कि इस तरह के दुर्गम इलाकों में करने के लिए सारी एजेंसीज को एक साथ अलर्ट होकर काम करना पड़ता है, तालमेल की बहुत जरूरत होती है। जनरल साहब आपसे एक बात जानना चाहेंगे, आखिरी जो इसमें जनरल साहब आपसे जानना चाहेंगे, नौसेना के गोताखोर के अलावा डीआरडीओ की एवलांश एक्सपर्ट की टीम भी चली गई है, तो आखिर ये टीम वहां जाकर क्या करेगी? गोताखोरों का समझ आता है कि जो लोग लापता हैं वो उन लोगों को ढूंढेंगे, लेकिन अवलांश टीम का वहां क्या काम होगा जनरल साहब? एवलांच टीम जो है वो जो बाकी जो आसपास के इलाके में दूसरी जगह अगर कुछ एवलांचेस की पॉसिबिलिटीज है उसको वो डिटेक्ट करने में काफी कारगर साबित होंगे। ये उनका एक बहुत बड़ा रोल रहता है। और जनरल साहब आपके पास आऊंगा, देश के सवाल का ये आखिरी पड़ाव है। जनरल साहब हमारे साथ गोपाल जी आखिरी सवाल ये कि अभी ये कई दिनों तक चलेगा ऑपरेशन, ऐसी सूरत में केंद्र अपनी सारी एजेंसीज को लगा रहा है, लेकिन आपको लगता है कि और बहुत कुछ किया जाना बाकी है? गोपाल जी। नहीं, देखिए लॉन्ग टर्म जो इश्यूज है वो तो अभी इस वक्त वह उत्तराखंड के जो एनवायरमेंटल इश्यूज है वो तो वैसे ही स्टैंड करते हैं। उसके ऊपर मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कुछ करनी पड़ेगी, क्योंकि 2013 में ये त्रासदी आई थी। एक तो उत्तराखंड के पहाड़ जो हैं वो थोड़े कमजोर हैं, वो उतने स्टेबल नहीं है जैसे नॉर्थ ईस्ट के पत्थर के पहाड़ हैं या मिट्टी के पहाड़ हैं। दूसरे ये जो डैम्स की जो स्ट्रेटेजी है ना, इस पे मुझे लगता है क्योंकि वहां के जो ग्लेशियर नदियां इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि वो जो डैम बना रहे हैं, क्या इसके कारण डिस्टेबिलिटी होती है? काशी वगैरह में भी इस तरह की समस्या है, तो वह पड़ेगा। और जो सरकार ने ये जो पॉलिसी बनाई है कि नदियों के दोनों तरफ 200 मीटर तक गंगा में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, यह चीजों को भी गांव के लोगों को वैज्ञानिकों को समझना होगा और उनके अध्ययन को लेकर जिस तरह से पर्यावरण को अगर विकास के नाम पर कोई दिक्कत होती है या पर्यावरण को धोखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक नई नीति की जरूरत होगी। गोपाल जी आप बने रहे। हमारे साथ कृष्ण मित्रो साहब हैं। मित्रो साहब, इस समय यह भी माना जा रहा है कि ग्लेशियर्स के पिघलने के पीछे बढ़ती गर्मी और उनके नीची सतह पर जब वो पिघल रहे हैं, इसलिए ये ग्लेशियर सामने आकर इस तरह से टूट रहे हैं। मित्रो साहब जी, यही वजह है कि ग्लेशियर जो टूट टूट के गिरते हैं। और इस ग्लेशियर की भी अगर आप देखें तो क्या हुआ है कि पिछले कुछ दिनों में बहुत भारी बर्फबारी हुई है उस इलाके में। उसके बाद कुछ दिन से सूरज निकला है और गर्मी बढ़ी है। अब जो क्रैक्स थे फ्रेश स्नो के,
वो उस गर्मी की वजह से ढलक गए और ये ग्लेशियर बन के नीचे आ गया। इसी तरह से अभी उम्मीद तो नहीं की जा सकती, लेकिन नेचुरल डिजास्टर्स हैं, इनका कुछ पता भी नहीं होता कब हो, कहाँ पे हो। अगर हो भी जाता है तो उसका प्रिकॉशन तो लेना ही होगा। जी मित्रों साहब, राकेश जी अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मेरा सवाल आपसे, हमें अब पहाड़ों की हलचल को समझना होगा, समझना जरूरी है। कि प्लीज गिव मी अ मोमेंट, 10 सेकंड। जी मैं ये कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की और लोकल जनता की। उनको इस सिचुएशन से आगाह कराना होगा कि अगर वो अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन करते हैं उस एरिया में, वो उन्हीं का नुकसान करेगी। जी मित्रों साहब, इस पर सरकार को और सरकार के साथ प्रशासन को सख्ती से पेश आना होगा। राकेश जी अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मेरा आपसे सवाल है, जी आ रही, आखिरी सवाल है और मैं चाहूंगा आपका जवाब ये कि इस समय पहाड़ों की हलचल को समझना जरूरी है। अगर आप चूक गए तो इस तरह की प्राकृतिक आपदा जो है वो आपको हमेशा डराती रहेगी। जी हाँ, ये बात हमेशा से उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। यद्यपि सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है और जो कम्युनिटी के लेवल पर भी जो एफर्ट गांव के लेवल पर हो वो भी काफी प्रभावी है। लेकिन कोई भी चीज जब कोई झटके के साथ आती है जिसके लिए हम पूरी तरह से तैयार नहीं होते, तो वहां पर इस तरह ये पहला झटका लगता है। लेकिन जिस तरह से एफर्ट हो रहे हैं और जिस तरह से प्रयास हो रहे हैं उसका रिजल्ट भी निकलेगा। और इसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि जो आम जनमानस है उसको इसके लिए प्रशिक्षित करना, इसके लिए गाइडलाइन उसके लिए जारी करना, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन होता है? जो आम जनता होती है। तो आम जनता को यदि हम लोग पावरफुल बनाएंगे तो निश्चित रूप से ये चीज होगा। दूसरी, जो यहाँ का उत्तराखंड के, जो मैंने आपको भी पहले भी कहा था कि यहाँ की जो भौगोलिक बनावट है और यहाँ पर जो चैलेंजेस है अलग अलग प्रकार के डिजास्टर के, चाहे वो भूकंप को लेकर के हो, चाहे क्लाउड बस्ट को लेकर के हो, चाहे वो ग्लेशियर्स के उसको लेकर के हो, जो हम निर्माण कार्य कर रहे हैं। आप जो बड़े बड़े दैत्याकार जब हम वो चलाते हैं मशीनें, उससे कंपन होता है। और जिस इलाके में ये प्रॉब्लम आई है वहां के सारे पहाड़ कच्चे पहाड़ हैं। कुमायूं देखिए तो वहां के पहाड़ फिर भी पक्के हैं, लेकिन यहाँ पर वो अभी जैसा कि हमारे कृष्णन जी सर ने बोला था कि क्या होता है कि जब ये झटका अंदर लगता है, फिर पानी बरसता है, फिर धूप होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें भाप जो निकलती है, तो ये भी ग्लेशिएशन। जी हाँ राकेश जी, आप राकेश जायसवाल हमारे साथ, मेजर जनरल JKS परिहार हमारे साथ, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी और कृष्ण मित्रों साहब, आप लोग जुड़े और तमाम जानकारियां साझा की, आपका धन्यवाद। जी हाँ, लेकिन जाते जाते मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, जी हाँ, गंगा तेरा पानी अमृत, जी हाँ, मोक्षदायिनी गंगा, जीवनदायी गंगा। हमें ध्यान रखना होगा कि इनके बहाव में रुकावट ना बने और पर्यावरण के साथ खिलवाड़ ना करें। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही।